सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे टॉपिक में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट हम कोई भी रिलेटिव आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कोई भी क्लास 9, 10, +1, +2, नीट में भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और ये पूछा भी जाता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो वो सारी चीजें हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम कहाँ से शुरू हुए हैं और हमने कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो अगर आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हिरार्की कैसे होती है। ठीक है, तो अगर मैं पहले बात करूं बोन की, तो बोन से हमें पता है बोन टू मसल हमारे पास जो ज्वाइनिंग के लिए आती है चीज, वो क्या होती है हमारे पास टेंडन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मस्कुलर फेशिया। मस्कुलर फेशिया क्या करता है, अगर सपोज मैं इसकी एग्जांपल लूं तो इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, ये होगी मेरी मस्कुलर फेशिया। तो इस लेयर को मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है, अब इस लेयर को जब मैंने रिमूव किया तो अंदर आई फेसिकल्स। अब ये फेसिकल्स क्या है कि जब मैंने इस लेयर को रिमूव किया तो अंदर मेरे को एक और लेयर बनी, लेकिन इस लेयर के अंदर छोटे 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 और भी सेक्शंस थे। उन सारे सेक्शंस को हमने क्या बोला था, फेसिकल्स। अब इन्हीं फेसिकल्स, अब इस फेसिकल के जब मैंने और अंदर देखा तो मुझे क्या देखने को मिले, मुझे देखने को मिले मसल फाइबर्स। लंबे लंबे मसल के फाइबर्स थे और उन मसल फाइबर्स भी आगे किससे बनते हैं, मायोफाइब्रिल से। और ये मायोफाइब्रिल्स भी आगे किससे बनते हैं, थिक और थिन फिलामेंट से। अब यही चीज, ये मायोफाइब्रिल्स कैसे अरेंज्ड है, यही चीज हमने आज देखनी है। अब ये जो मैंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने आपका एक मसल फाइबर बनाया है। देखो, इस मसल फाइबर के अंदर रहते हैं आपके ये मायोफिलामेंट्स या फिर आपके माइक्रोफिलामेंट्स, मैक्रोफिलामेंट्स, और इन्हीं फिलामेंट्स को फिर हमने जूम करके दिखाया है कि उसमें चीज क्या है। तो कुछ नहीं बताया, मैंने पहले बताया कि आपका बोन है, बोन से मसल को कौन ज्वाइन करता है, टेंडन ज्वाइन करता है। फिर मैंने बताया मस्कुलर फेशिया, नाम से थोड़ा सा अजीब सी चीज लग रही है लेकिन है बहुत ही सिंपल। क्या चीज है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, आपके जो भी आपका मसल है, मसल की कवरिंग बना रहा है आपका मस्कुलर फेशिया, नथिंग जस्ट अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर इसके नीचे देखा फेसिकल। फेसिकल इन्होंने बोल दिया ऐसे सेक्शंस डिवाइड थे। ठीक है, उन सेक्शंस के अंदर भी जब इन्होंने देखा तो क्या प्रेजेंट थे, मसल फाइबर्स प्रेजेंट थे। और उन मसल फाइबर्स के अंदर भी जब इन्होंने देखा तो क्या प्रेजेंट थे, मायोफिलामेंट्स। और मायोफिलामेंट्स में आपको पता है एक्टिन भी आता है और आपका मायोसिन भी आता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पढ़ते हैं तो तब थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। अब आते हैं हमारे आज के पार्ट पे, दैट इज मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। और उसके डिटेल में हम आगे जाके किसको स्टडी करेंगे, हमारे मायोफिलामेंट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो ऊपर बनाया है दैट इज अ टिपिकल मसल फाइबर। मसल फाइबर बोल लो या फिर मसल सेल बोल लो। तो अगर मैं एक पूरा बड़े पैमाने पे सेल लूं तो उसके अंदर क्या क्या है, तो मैंने देखा कि ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स, ऐसे कुछ मायोफिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आगे यहाँ पे ड्रॉन है। उसके अलावा ये है आपके टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स, टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स। ये क्या होता है कि मसल फाइबर की जो लेयर है उसके अंदर स्लाइटली क्या आती है, डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं जिनको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मतलब वहां पे कैल्शियम, और कैल्शियम की हमें जरूरत पड़ती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी हाउस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। अब इसी मसल फाइबर के अंदर कैसे ये जो मायोफाइब्रिल्स है ये आपके कैसे अरेंज्ड है, उसी चीज को मैंने दिखाया है। मैंने क्या किया कि यही जो आपका ये वाला जो पार्ट था, इसी पार्ट को हमने क्या कर लिया है, जूम कर लिया है। इसी चीज के अंदर क्या चीज है ऐसी, उसको हमने देखा है।
तो जब आप एक मायोफाइब्रिल का या फिर आप स्केलेटल का जो ये जो आपका मसल फाइबर है इसका स्ट्रक्चर देखोगे, थोड़ा सा डार्क और वाइट बैंड दिखेगा, थोड़ी सी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस दिखेगी। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस किसकी वजह से होती है? एक्टिन की वजह से होती है और आपके मायोसिन की वजह से होती है। अब अगर मैं सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बताऊं, देखो यहाँ पे कुछ तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हो गया। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपके जो एक्टिन फिलामेंट्स हो गए और मायोसिन फिलामेंट्स हो गए, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि सपोर्ट के तरीके से रहे। अब ये तो सारे खड़े हैं, ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही लगे पड़े हैं, किसी ने पीछे से सपोर्ट दिया होगा तभी ये यहाँ पे इंटैक्ट खड़े हैं। तो उन सपोर्ट के लिए डिस्ट्रोफिन भी आ जाता है, टाइटिन भी आ जाता है, जो पीछे इनकी बैक बन के खड़े हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो आपके ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारे हैं आपके मायोसिन। तो ये भी आगे किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के सहारे लगे हुए हैं, जैसे कि मायोसिन के केस में हम टाइटिन की एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो ये ग्रीन वाले आपके क्या हो गए, ये ग्रीन वाले हो गए आपके मायोसिन। अब उसके अलावा हमारे पास एक रहती है जेड लाइन। अब जेड लाइन क्या है, जेड लाइन में कुछ ऐसे तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक्टिन भी तो लगा हुआ है, हवा में तो नहीं फ्लोट करेगा, उसको भी कुछ चाहिए, तो जेड लाइन हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है। जेड लाइन में होता कुछ नहीं, अगर जूम करके देखोगे तो सिर्फ एक प्रोटीन्स ही रहते हैं जेड लाइन में, लेकिन वो वाले प्रोटीन्स जो कि एक्टिन को क्या करें, सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा रेड वाला क्या हो गया, एक्टिन हो गया, और नीचे नीचे क्या हो गया, मायोसिन हो गया। इधर भी देखो सेम ही चीज है। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं, मायोसिन बनाया और बीच में ऐसे ऐसे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, यही बनाया है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा है आई बैंड, ए बैंड, एम लाइन, एच जोन, जेड लाइन, क्या चीजें हैं ये, और हम पढ़ क्या रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट सार्कोमियर। कहते अगर आप एक मसल में फंक्शनल यूनिट देखो जो ऑपरेट करती है, दैट इज योर सार्कोमियर। देखो इसका क्या मतलब हुआ अगर सपोज मेरे पास ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ये दोनों ऐसे 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 काम कर रही हैं, और मैंने बताना हो कि इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, तो मैं इस पार्ट को ले रही हूँ और बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है, बाकी सारा भी वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन मैंने कंसीडर क्या किया, इतना पार्ट किया, सब सारी उसकी चीज की क्या रिप्रेजेंटेशन बताई है हमने फंक्शनल यूनिट में, कि ये जो आपका सारा इतना लंबा मसल फाइबर है उसमें एक फंक्शनल यूनिट जिसको आप स्टडी करके सारे मसल में जो भी हो रहा है वो पता कर सकते हैं, दैट इज योर फंक्शनल यूनिट। और वो फंक्शनल यूनिट हमारी क्या है, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर होता क्या है, सार्कोमियर एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन एक सार्कोमियर बनाती है, और इसकी लेंथ लगभग 2.5 माइक्रोमीटर के करीब होती है। And this is a structural and functional unit. This is the structural and functional unit of the muscle fiber. अब देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहली टर्म आपको क्लियर हो गई। सबसे पहली टर्म हमने क्या पढ़ी, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर तो अभी क्लियर होगी। सार्कोमियर हमने क्या बोला, एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सार्कोमियर। एक जेड लाइन दूसरी जेड लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, सार्कोमियर। अब इसी सार्कोमियर को देखते हैं। अब एक मैंने लिखा हुआ है आई बैंड और एक मैंने लिखा हुआ है ए बैंड। देखो आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, और दिस इज योर आइसोट्रोपिक, और ए का मतलब होता है आपका एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, आई इज योर आइसोट्रोपिक, ए इज योर एन आइसोट्रोपिक। अब इसका क्या मतलब हुआ, आइसो मतलब सेम। पहले थोड़ा सा बता देती हूँ इनका नाम कैसे पड़ा। देखो, अगर मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने पाइल्स, सारी पाइल्स में एक ही तरह का मटेरियल डाल दिया, तो जब मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया वो सेम था क्योंकि सभी में सेम ही मटेरियल था। लेकिन अगर उस पाइल में एक दो चीजें अलग आ गई, एक्टिन की जगह मैंने कुछ और रख दिया, बीच में मिक्स कर दिया,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो वैसे ही ये है, अगर आप ऊपर से लाइट डालोगे, यहाँ पे क्या है, ग्रीन वाला क्या बोला था मैंने, मायोसिन, 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, सेम आएगा। एक ही तरह की चीजें हैं, आइसो का मतलब सेम, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा आई बैंड, ठीक है। वैसे ही देखो आई बैंड को हम लाइट बैंड भी बोल देते हैं, ये क्वेश्चन आता है। देखो लाइट के अंदर क्या आती है, आई, तो लाइट वाला बैंड कौन सा हो गया, आई बैंड। डार्क के अंदर क्या आता है, ए, तो ए वाला कौन सा हो गया, एनाइसोट्रॉपिक आपका डार्क बैंड हो गया। तो अब यहां से आपको आई बैंड पता लग गया क्या है, आइसोट्रॉपिक, एक ही तरह की चीजें, और कहां पे आपको सिर्फ एक ही तरह की चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट है हमारा ए बैंड। ए बैंड में तो मिक्सचर होगा, घोटाला होगा, एक ही तरह की चीजें नहीं होगी, अंधेरे में रखा जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है, ये हो गया आपका मायोसिन, लेकिन मायोसिन के साथ तो किसी और की भी इंटरफेरेंस है। मायोसिन के ऊपर तो एक्टिन भी दिख रहा है, ये देखो एक्टिन भी दिख रहा है, एक्टिन दिख रहा है, एक्टिन दिख रहा है, एक्टिन। तो ये वाला जो स्पॉट, ये वाला जो पार्ट जहां पे आपका एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, वो पार्ट हमारा हो गया ए बैंड, ठीक है। तो अब देखो सार्कोमियर पता लग गया, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ पे होता है, जेड लाइन पता लग गई कहाँ पे होती है, आई बैंड पता लग गया, और एनाइसोट्रॉपिक बैंड पता लग गया। अब चलते हैं एच जोन के ऊपर। कहते एक जेड लाइन दूसरी जेड लाइन के बीच में देखो, जिस पार्ट पे आपका कोई भी सिर्फ मायोसिन अकेला प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया एच जोन, इसको हेंसन जोन भी बोल देते हैं। और इसी एच जोन के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन बाइसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं एम लाइन। इसको एम लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही लाइन इसी एरिया पे जब आपकी मायोसिन ने बाइंड करना होता है, वो इसी एरिया पे आके बाइंड करता होता है, ठीक है। तो सेंटर में हमारा जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में जहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट, ये आपका हो गया एच जोन। और इस एच जोन को सेंटर में कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, आपकी एम लाइन। तो यही था, ये तो खत्म हो गया, इतना सीधा सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर। सो इट्स वेरी इजी, बट यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस एंड रिवाइज। तो रिवाइज अभी कर लेते हैं। सबसे पहला हमने किया सार्कोमियर जी। सार्कोमियर का घर कौन सा है, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन तक सारा घर ही हमारा सार्कोमियर का है। सार्कोमियर जी का ड्रेस क्या है, जेड लाइन से जेड लाइन तक हमारे सार्कोमियर रहते हैं। उस सार्कोमियर के घर में कौन कौन रहता है, उस सार्कोमियर के घर में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दोनों रहते हैं। कहते हैं जहां पे मायोसिन बाबूजी अकेले रहते हैं, उसको हम आई बैंड बोलते हैं, और जहां पे वो एक्टिन के साथ रहते हैं, उसको हम ए बैंड बोलते हैं। तो ए बैंड हुआ एनाइसोट्रॉपिक, आई बैंड हुआ आइसोट्रॉपिक। फिर हमने किया कि फिर आता है एच जोन। कहते एक जेड, एक दीवार और दूसरी दीवार के बीच में जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में जो आपका सार्कोमियर है, उसके सेंटर में कौन सी लाइन है, एम लाइन। कहाँ बाइसेक्ट करती है, जहां पे सिर्फ क्या रहता है, मायोसिन। उस जोन को क्या बोला, एच जोन। देखो थोड़ा सा याद करना था, किसके घर के बारे में बात की, सार्कोमियर के घर के बारे में। सार्कोमियर का जो बंगले का नाम है ये सार्कोमियर, तो सार्कोमियर जो बंगला है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में। सार्कोमियर के बंगले में कौन कौन रहता है, मायोसिन और एक्टिन। तो जिस जगह पे अकेला मायोसिन है वो वाला हो गया आइसोट्रॉपिक, जिस जगह पे एक्टिन मायोसिन दोनों इकट्ठे हैं वो हो गया एनाइसोट्रॉपिक। वैसे ही जेड लाइन के बीच में जिस रीजन में अकेला मायोसिन है, एच जोन हो गया। एच जोन को सेंटर में से काट लो, क्या मिला, एम लाइन बनी। अब ये चीजें हमें कैसे लीड, कहाँ पे लीड कर रही हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमने इसलिए किया, फंक्शनल यूनिट हमने इसलिए बोली, क्योंकि जब हम मसल कंट्रैक्शन पढ़ते हैं यहीं पे चेंजेस आते हैं, यहीं पे सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, फंक्शनल यूनिट है, बिकॉज हेयर इज ऑल द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब इसकी बात हम देखेंगे
कैसे मसल कंट्रैक्शन हो रही है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, सो दैट वी विल नाउ फॉलो अप। तो जैसे कि हमने पिछली वाली में ख़त्म किया था, कहाँ पे हमने क्या किया था कि जैसे ही आपको कोई सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल मिलने से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन आके साइनैप्ट वाली साइट पे रिलीज होगा जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी वजह से कैल्शियम आइंस का क्या हो जाएगा, धड़ाधड़ कैल्शियम आइंस आ जाएंगे। कैल्शियम आइंस क्या करेंगे, जो आपके एक्टिन के ऊपर साइड्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड नहीं थी। किसकी वजह से एक्सपोज्ड नहीं थी, क्योंकि वहां पे ट्रोपोमायोसिन बाउंड था और उसके ऊपर ट्रोपोनिन लगे हुए थे। तो इसी कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा और ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा रोटेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी एक्टिन की मायोसिन के साथ बाइंडिंग वाली साइट्स थी वो क्या हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। तो अगर साइट एक्सपोज हो गई, अब बेस्ट फ्रेंड्स को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तो बेस्ट फ्रेंड हमारी भागी हुई आ जाएगी, जो हमारी कौन है, मायोसिन। क्योंकि मायोसिन भाग के आ रही है तो मायोसिन को क्या लगेगा, एटीपी लगेगा। अब मायोसिन का जो हेड होता है ना, उसके हेड में आपकी एटीपीज की एक्टिविटी होती है। तो देखो, मायोसिन भाग भाग के अपने घर से आ रही है एक्टिन के साथ खेलने के लिए, ठीक है। तो इसको एक एटीपी चाहिए थी तो एडीपी यूज हो गई। जब एटीपी यूज हो गई तो एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो इसका मतलब अब हमारा मायोसिन एक्टिन के साथ क्या हो गया, करेक्ट, कि अब हमारी दोस्ती पक्की। उसने जाके उसके साथ क्या किया, हैंडशेक किया। लेकिन जैसे ही उसके साथ हैंडशेक किया, आपने याद रखना है, एक एटीपी को यूज करने के बाद उसको हैंडशेक करने का मौका मिला। तो इसीलिए अब वो किस फॉर्म में आ गया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। अब वो बनाएगा क्रॉस ब्रिजेस। अब क्या करेगा, देखो ये है आपका मायोसिन, ठीक है। एटीपी को यूज किया, एटीपी को यूज करके वो बाइंड कर गया। अगर यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, मतलब अब ये आपका इसके साथ बाइंड किया हुआ है। अब ये क्या करेगा, स्लाइड कराएगा ऐसे ऐसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है ना, इसको, ये मेरा मायोसिन है, ठीक है। ऊपर वाला जो ये वाला है हमारा, ये हो गया एक्टिन। तो इसको ऐसे करा दिया, ऐसे करा दिया, ऐसे करा दिया, तो क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा है आगे आगे। ऐसे ही होता है कि वो अपने हेड के सहारे उसको ऐसे, देखो पहले ये यहाँ था, इसको थोड़ा सा मूव करवाया, इधर मूव करवा दिया, थोड़ा सा और इधर मूव करवा दिया, तो उसको स्लाइड करवा करवा के वो इधर लेकर आ रहा है, ठीक है। यही है। उसके बाद जब आपका सिग्नल चला गया, अब आपको कुछ नहीं चाहिए कि मूवमेंट हो, अब मेरा नहीं दिल कर रहा बोलने को, तो मैं अपना सिग्नल दूंगी, तो मसल्स को स्टॉप करना होगा, मसल को कंट्रैक्शन बंद करनी होगी। तो तब एक और एटीपी का यूज होगा, और इस एटीपी को यूज करके जो मायोसिन है वो आपके एक्टिन फिलामेंट से हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें दो एटीपी की जरूरत पड़ती है, एक जब उसने अटैच होना है और दूसरा जब उसने उससे अटैच नहीं होना है। जब उसकी मम्मी का बुलावा आ गया मायोसिन का कि आ जाओ बेटा, बहुत हो गया तेरा खेलना, तो जाने के लिए भी उसको एटीपी भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने बुलाया है, तो तब भी उसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका कैल्शियम आया, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाउंड हुआ। ट्रोपोनिन क्योंकि ट्रोपोमायोसिन से बाइंड था, तो इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आया, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन थोड़ा पुल्ड अपार्ट हो गया, रोटेट हो गया। मेन उसका टारगेट क्या था कि बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन, जहां पे मायोसिन बाइंड करता है, उन साइट्स को क्या करना, एक्सपोज करना। जब ये साइट्स एक्सपोज हो गई, फिर क्या होगा, फिर मायोसिन भाई भागे भागे अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्टिन के पास आएंगे और क्या बना देंगे, क्रॉस ब्रिज बना देंगे। क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉप्ड पोजीशन में आ गया। अब फिर क्या होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज्ड फ्रॉम मायोसिन एंड क्रॉस यूनिट पुल थिन फॉरवर्ड। एडीपी नहीं, फिर क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करा जाएगा, उसको आगे मूव, उसको आगे मूव, उसको आगे मूव, उसको आगे मूव, स्लाइड करवा रहा है ऐसे। देखो करके दिखाती हूँ, ये है मेरा एक्टिन, ये है मेरा उसका हेड, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये अपनी जगह पे है।
और जब हटना है फिर से एटीपी चाहिए, फिर जाके हटेगा। ऐसे ही पड़े है ये, यहाँ पे एक्टिन पड़ा है, यहाँ पे मायोसिन पड़ रहा है, ऐसे ही करते रहते हैं ये। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया, कंट्रैक्शन की सारी हो गई। यही तो थी आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अब हम एक बार सारा चार्ट बनाते हैं कि हमने कैसे कैसे शुरू से कहाँ कहाँ किया, एंड देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो अभी हमने जैसे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर देख लिया, तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर हमारे कैसे काम आता है, क्यों हम इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। देखो इसमें आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन के लिए आज के टाइम पे जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, जो मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी मानी जाती है, दैट इज योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो हम मसल कंट्रैक्शन की थ्योरी को मानते हैं, दैट इज योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये थ्योरी किसने दी थी, हक्सले, और हक्सले ने ये थ्योरी दी थी। देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। स्लाइडिंग फिलामेंट किसकी बात कर रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर रहे हैं। फिलामेंट्स ने क्या करना है, स्लाइड करना है, इसी से हमारी आ जाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अगर हमने शुरुआत करनी है मसल कंट्रैक्शन की, तो पहले पता होना चाहिए हमें कि मसल में जब कुछ भी नहीं हुआ, जब जैसे कि देखो अब मैं मूवमेंट कर रही हूँ, मैं फ्राउन कर रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, हर जगह पे मसल्स और न्यूरॉन का इंपॉर्टेंट रोल आता है। मैं बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मेरे फेशियल मसल्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्रेन कह रहा है कि अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने लेक्चर देना है, तो वो मसल्स को जाके सिग्नल दे रहे हैं, फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यही चीज़ों को हमने पढ़ना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मैं नॉर्मल खड़ी हूँ, आई एम डूइंग नो मूवमेंट, ना ही मैं कुछ चला रही हूँ, कुछ भी नहीं करी, तो उस टाइम पे मेरे मसल की कंडीशन कैसी होगी, तो उसे देखना जरूरी है। अगर आपने गाड़ी चलानी सीखनी है, तो क्या आप सीधा चलाना शुरू कर दोगे, नहीं, पहले आप बैठोगे, उसमें देखोगे कि भाई क्या क्या सीन है, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या है, फिर देन यू ड्राइव एंड ऑल। वैसे ही हम पहले देखेंगे कि जब कुछ नहीं हो रहा तो तब सिचुएशन कैसी है, ताकि जब कुछ होगा आप उसको कंपेयर कर सके। तो so during muscle contraction there is no change in actin and myosin। तो एक्टिन एंड मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट जो आपका जेड लाइन और जेड लाइन आपने की थी ना, सिर्फ उसमें चेंज आएगा। एक्टिन और मायोसिन की लेंथ चेंज नहीं होगी, जस्ट वो स्लाइड करेंगे, आगे आए पीछे आए, आगे आए पीछे आए, बस यही चीज होगी। ठीक है, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट कौन सा था हमारा, एक्टिन। मायोसिन म में ही, नाम में ही म है, मोटा है, तो वो क्या है हमारा, थिक फिलामेंट। तो एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट हो गया और मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट हो गया। तो जब हमारा मसल फाइबर रेस्ट पे होता है, व्हेन अ मसल फाइबर इज एट रेस्ट, द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ब्लॉक द बाइंडिंग साइड ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल। देखो ये जो मैंने चीज बनाई है, ये क्या है, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, जब मैंने आपको बड़े लेवल पे दिखाया था कि यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे पास लंबे लंबे क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। उन्हीं मायोफाइब्रिल्स में फिर हमने किसका स्ट्रक्चर देखा था, सार्कोमियर का। उसी सार्कोमियर में जो मैंने एक्टिन और मायोसिन बनाए थे ना, उस एक्टिन को मैंने थोड़ा डिटेल में दिखाया है कि वो एक्टिन दिखता कैसे है। देखो ये जो आपको ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ये आपके हो गए एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये आपके हो गए एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, अब एक्टिन और मायोसिन जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स है। एक्टिन और मायोसिन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो एक्टिन के मम्मी पापा है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जो हमारे इसकी ये है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जो एक्टिन के मम्मी पापा है, उनको पसंद नहीं है कि एक्टिन मायोसिन से मिले। दे डोंट लाइक इट ऑल, यू नो। तो कैसे क्या हुआ, कहते जब सिग्नल आया, मतलब एक्टिन का मन किया कि मुझे मायोसिन से मिलना चाहिए, तो लेकिन एक्टिन के पेरेंट्स तो राजी नहीं थे। तो एक्टिन ने क्या किया, उसको पता है उसके मम्मा पापा को कैल्शियम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसने क्या करवाया, उसने क्या तरकीब सोची, मैं कैल्शियम को रिलीज करवा देता हूँ, जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा ये मेरे बस भी आ जाएंगे और मैं मायोसिन से मीट कर पाऊंगा। कैसे मीट कर पाएगा, क्योंकि
हमारा जो एक्टिन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। लेकिन उस मायोसिन बाइंडिंग साइट को किसने रोक रखा है, उसके मम्मी पापा ने। वो दोनों कौन है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो ये जो आपको ग्रीन वाला फ्रेगमेंट दिख रहा है ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है किसका, ट्रोपोमायोसिन का। ट्रोपोमायोसिन ने इस फॉर्म में, उसके पापा ने इस फॉर्म में उसको रोका हुआ है। और ट्रोपोमायोसिन के साथ मम्मी तो रहती है, तो ट्रोपोनिन हमारी ऊपर बाइंड की हुई है। तो अब जैसे एक्टिन को पता है कि इनको कैल्शियम अच्छा लगता है, तो देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये रेस्ट पे है, कोई मूवमेंट कुछ नहीं हो रही, जस्ट रेस्ट पे जो आपका मसल है वो कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, फिलामेंट्स ऐसे दिखते हैं। तो जैसे ही सिग्नल आएगा, सिग्नल कौन लेकर आएगा, सिग्नल लेने के लिए आपके न्यूरॉन्स आएंगे, न्यूरॉन्स ही मसल को बताएंगे कि भाई ऐसा कुछ करना है। न्यूरॉन आया, न्यूरॉन ने क्या रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे शरीर में जो डाकिया है वो कौन है, एसिटाइलकोलिन है। यही तो न्यूरॉन से जाके मैसेज देता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो एसिटाइलकोलिन आया, एसिटाइलकोलिन मसल में गया, डीपोलराइजेशन करवाएगा। डीपोलराइजेशन अब क्या बोल दिया मैंने, देखो जैसे ही हमारा सिग्नल आता है एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, कुछ चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है अंदर वाली साइड पे आपके प्लस वाले आयंस का अंदर आना। तो ऐसा ही हुआ, प्लस वाले आयंस सारे अंदर आ गए, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ गया। कैल्शियम 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 कैल्शियम। अरे इसीलिए तो पिछली वाली वीडियो में इतने हमने एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए थे, क्योंकि कैल्शियम चाहिए था। तो कैल्शियम की फैक्ट्री तो पड़ी ही है, एक्टिन को पता ही है। तो कैल्शियम आ गया, सिग्नल आ गया, उसका फेवरेट मटेरियल आ गया। जैसे ही मम्मी को पता लगा कैल्शियम आ गया, मम्मी को तो कैल्शियम पसंद है, तो मम्मी होगी थोड़ी सी भारी। ट्रोपोनिन व्हेन रियलाइज देयर इज कैल्शियम, उसके वेट में थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि वो कैल्शियम से बाइंड करता है, जिसकी वजह से उसकी कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। मतलब कि अब ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन की मायोसिन साइट को इसने रोका हुआ था कि वो बाइंड ना कर पाए मायोसिन से, अब एक्टिन की वही साइट देखो क्या होगी, एक्सपोज होगी। मतलब अब जो हमारा एक्टिन है वो मायोसिन के साथ बाइंड कर सकता है। अब बेस्ट फ्रेंड इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है जब वो रेस्ट पे हो। अब हम करेंगे एग्जैक्ट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की जब हमारा सिग्नल आएगा तो उस टाइम पे हमारी क्या मॉडस ऑपरेंडी रहेगी। एंड पे जरूर समराइज करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। अब इतना कुछ कर लिया, समराइज करना तो बनता है कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो अब जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं समरी की कि हमने क्या क्या किया। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने सोचा कि अब मैंने फुटबॉल को क्या करना है, किक करना है। मैंने कोई चीज उठानी है, मैंने स्माइल करनी है, मैंने नहीं स्माइल करनी, मैंने कुछ भी करना है, मसल्स का क्या करना है, यूज करना है। तो जैसे ही मुझे लगा कि मसल का मुझे यूज करना होगा, तो क्या हुआ, एक सिग्नल सेंट हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहाँ पे, थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। मोटर मतलब जो कि हमारे मसल्स के साथ आगे जाके, जिन मसल ने आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन करनी है, जिनको हिलाना है, उनके साथ हमारे कनेक्टेड है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स। अब ये आपको पता है कि जो न्यूरॉन है और मसल है, यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है साइनैप्स, ठीक है। और इस साइनैप्स में क्या हो रहा है, जैसे ही सिग्नल आया, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा, ये आपने क्या किया था, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। तो ये आपकी सार्कोलेमा हो गई, ये आपका मोटर न्यूरॉन हो गया, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। फिर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल, जैसे ही सिग्नल आया एक्शन पोटेंशियल रीच करेगा एक्सॉन टर्मिनल पे, और कैल्शियम का पहले होगा इनफ्लक्स। कैल्शियम के इनफ्लक्स होने की वजह से ये जो आप साइनैप्स देख रहे हो इसमें वेसिकल्स होते हैं, साइनैप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। इनके अंदर स्टोर होता है ढेर सारा और एसिटाइलकोलिन। जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है ये साइनैप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बाहर रिलीज हो जाता है। फिर इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सार्कोलेमा के ऊपर।
मैसेज को रिसीव करना है, कोई गेट पे भी तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो गेट पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स बैठे हैं रिसीव करने के लिए कि लाइए क्या संदेशा लाए हैं। फिर एसिटाइल कोलिन ड्रॉप्ड हो गया सिनेप्टिक वेसिकल से, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, जाके बाइंड करेगा क्योंकि उसने सिग्नल देना है, जिसकी वजह से अब होगी डीपोलराइजेशन। अब आप सोच रहे हो कि डीपोलराइजेशन क्या है। देखो, हमारा जो मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। जब हम पॉजिटिव चार्ज अंदर और लेके जाने की कोशिश करते हैं ना, इसको डीपोलराइजेशन कर बोलते हैं। क्योंकि ये जो हमारी नॉर्मल मेम्ब्रेन में बोल रही हूँ कि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, ये है आपकी पोलराइज स्टेट। अगर इसको मैंने इसका सिस्टम हिला दिया प्लस अंदर लेकर जाके, तो ये हो जाती है आपकी डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम का अमाउंट बढ़ेगा, हमें क्या पता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को रिश्वत खिलाई जाएगी। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन एक्टिन और मायोसिन के मिलन से हट जाएंगे। सो एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट्स, ताकि ये इसके साथ बाइंड कर सके मायोसिन के साथ। फिर मायोसिन का हेड जैसे ही कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन हट गए, रास्ता हो गया साफ। मायोसिन ले लिया एक एटीपी, उसको यूज किया और बाइंड कर गया आपके एक्टिन के फिलामेंट के साथ, और क्या बना दिया, क्रॉस ब्रिज बना दिया। फिर यही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब रिलीज होंगे, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, उसको पुल करेगा, स्लाइड करवाएगा, और फिर नया एटीपी आएगा और बोलेगा बस बहुत हो गया भाई, इसको तोड़ो, उसकी मम्मी का बुलावा आया है। तो न्यू एटीपी फिर यूज किया जाएगा मायोसिन और एक्टिन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, और फिर एटीपी फिर से स्प्लिट अप हो जाएगा। फिर से एटीपी स्प्लिट हो गया, वही कंडीशन आ गई एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली क्योंकि बाद में भी तो इसने दोबारा से एक्टिन के साथ बाइंड करना है, उसको मिलने जाना है। तो ये थी आपकी छोटी सी समरी। कितनी छोटी सी समरी है, बस एक कहानी है। कहानी के कुछ किरदार हैं, जिन किरदारों का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। डायग्राम्स बोर्ड पे इतनी ज़्यादा क्लियर वे में नहीं समझाई जाती, तो आई विल प्रेफर आप इस लेक्चर के बाद ज़रूर कोई एनिमेटेड वीडियो देखें या फिर कुछ डायग्राम को, अच्छी डायग्राम को कंसीडर करें। उसके अलावा नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।